चलिए, नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? चलिए जी, बिल्कुल ओके हैं। तो आ जाइए फटाफट से, ताकि आप और हम मिलकर के इतिहास विषय की कुछ परिचर्चाएं आप लोगों के साथ में कर चुके। देखिए, कल हमने मीर जाफर के बारे में पढ़ा, है ना? इसे ही कठपुतली नवाब के रूप में हमने देखा था। क्या क्या काम किए वो सारी मैंने आपको बताया कि नवाब बनते ही अंग्रेजों के साथ में यह एक संधि करता है। ठीक है, फिर संधि हुई, उसके बाद कुछ जिले दिए गए, परिवर्तन किया इसने। इसके बाद विवाद होता है, कटवा का युद्ध हुआ सबसे पहले 1763 में। अंग्रेजों ने एडम्स के नेतृत्व में कासिम को हराया। फिर गिरिया या उदयनौला का युद्ध हुआ, आपको पता है, जिसमें अंग्रेज जीते, कासिम फिर हारा। और कासिम पटना चला गया, तो उसने सुमरू के ने उसके आदेश पर कहीं अंग्रेजों की हत्या करवाई। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 22-23 अक्टूबर 1764। अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, जबकि मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला यहाँ पर हारे। अंग्रेजों ने अवध के सेना प्रमुख अरशद खान और रोहताश के सूबेदार शाहूमल को अपनी तरफ मिलाया। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अंग्रेज प्रभाव स्थापित हुआ, अवध कृपा पात्र बना। यह बात ध्यान रखना। दो संधियां यहाँ पर देखने को मिलती है। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जिसमें अंग्रेजों ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ में संधि की थी। इसमें शर्त थी कि मुगलों जो है इन्होंने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल जो शासक था शाह आलम, उसे 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी। यानी कि ये लाइन याद रखिएगा कि मुगल शासक जो है अब अंग्रेजों का क्या बन गया, एक प्रकार से पेंशनर बन गया था। ये लाइन याद रखना, अंडरलाइन कर ली होगी आप लोगों ने, मैं सामान के चलता हूं। ठीक है, चलिए। मुगल शासक को कड़ा और इलाहाबाद के जिले यहां पर दिए गए। इसके बाद दूसरी संधि 16 अगस्त को ही रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में की थी। कड़ा और इलाहाबाद के जिले मुगल शासक को देना स्वीकार किया। अवध के नवाब ने 50 लाख रुपए भी दिए। अंग्रेजों को अवध में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति मिली। इसके बाद नजमुद्दौला अगला बंगाल का नवाब बना, जिसकी संरक्षिका उसकी माता मुन्नी बेगम बनी। ठीक है, सैफुद्दौला मुबारकदौला अंतिम नवाब था, ये बात ध्यान रखना। और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश थे इम्फ्रे, उन्होंने इसे फैंटम कहा था, यानी कि बेताल कहा था। 1775 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद कुछ तथ्य, रॉबर्ट क्लाइव, विंसीटाट, रॉबर्ट क्लाइव, वेलेरस्ट और लियोनिस कार्टिस, ये याद रखना। एक इसमें आप ये भी याद रखना कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ना 2 बार आया था गवर्नर बनकर के। कितनी बार आया था? 2 बार, 1757 से 60 और 65 से 67, ये बात ध्यान रखना। फिर इसके बाद कुछ तिथि क्रम हमने पढ़ा कि 1669 में बंबई की स्थापना की गई थी, गेराल्ड ओंगियार ने की थी। फिर पांडिचेरी की स्थापना 1674 फ्रांसिस मार्टिन। कलकत्ता 1690 जॉब चारनाक। 1717 में अंग्रेजों को दस्तक दिया गया। 1756 में 3 घटनाएं। 15 जून को क्या घटना हुई? सिराज द्वारा कलकत्ता पर हमला। 20 जून को अधिकार किया। 20-21 जून को कालकोटरी की घटना हुई। 1757 में 2 जनवरी को क्लाइव का कलकत्ता पर अधिकार, माणिक चंद को रिश्वत दिया। 9 फरवरी को अलीनगर की संधि और 23 जून को प्लासी का युद्ध। 1759 बेदारा का युद्ध। 1760 बांडीवास। 1763 में कटवा का युद्ध, गिरैया का युद्ध और कासिम ने सुमरू से पटना में अंग्रेजों की हत्या करवाई। 1764 22-23 अक्टूबर को बक्सर का युद्ध। 1765 में पहली घटना हुई 12 अगस्त को इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ। और 16 अगस्त को इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के नवाब के शुजाउद्दौला के साथ में। और इसी वर्ष जो है वह द्वैत शासन स्थापित किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 1772 में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, ये बात याद रखना। ठीक है, और 1775 में बंगाल में नवाबी की समाप्ति हो गई। यहां तक मन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो एक बार पूछ के देखिए। ठीक है, द्वैत शासन व्यवस्था अब हमें परिचर्चा करनी है। गवर्नर तिथि क्रम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही इस बारे में जानकारी उपलब्ध करवा दी थी। चलिए हेडिंग डालिएगा, द्वैत शासन व्यवस्था। द्वैत शासन व्यवस्था, इसे ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं, यानी कि दोहरी शासन की व्यवस्था। सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करिए कि दोहरी शासन की व्यवस्था क्या होती है। देखिए, कोई भी शासन व्यवस्था चलाई जाती है तो इसमें 2 तरह की शासन व्यवस्था होती है।
एक तो होती है प्रशासन की कि भाई शासन कैसे चलाया जाएगा, और एक होती है राजस्व की, रेवेन्यू की, क्योंकि बिना रेवेन्यू के प्रशासन नहीं चल सकता और बिना प्रशासन के रेवेन्यू नहीं आ सकता। इसीलिए यह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? तो हमें तो सिंपल सी भाषा में समझिएगा कि शासन व्यवस्था के दो अंग है, प्रशासन है, राजस्व है। आज एक बात बताइए, आपकी नौकरी लगेगी, कल से नौकरी लगेगी, आपको नौकरी कौन देगा? भैया प्रशासन देगा। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? लेकिन नौकरी लगने के बाद जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी वो कहां से आएगी? रेवेन्यू से आएगी, राजस्व से आएगी। पहले क्या होता था कि दोनों को एक ही व्यक्ति संभाला करता था, इसीलिए कभी हमें इस तरह की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अंग्रेजों ने कहा दो भागों में बांटो, क्योंकि हमें प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी भारतीयों को दे दो, हम राजस्व बहुत अच्छे से ले सकते हैं तो इसकी जिम्मेदारी खुद ले लो। क्या बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब ले लो जी भाई साहब। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक सिंपल सी जो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक साधारण सा जो बिंदु है कि वास्तविकता में द्वैत शासन व्यवस्था, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है, वह आप यहां पर समझे। क्लियर हो गई? देखिए, बंगाल में, अच्छा एक बात और याद रखो, देखो यहां पर मैंने लिखा था 1765 में तीसरा बिंदु द्वैत शासन स्थापित। रॉबर्ट क्लाइव इस समय यहाँ का गवर्नर था। ठीक है, इस रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था स्थापित किया था। क्लियर? एक नाम आता है लियोनस कार्टियस। हमने कहीं पढ़ा है क्या लियोनिस कार्टियस को? मुझे बताओ एक बार, मुझे थोड़ा चीजें कम याद रहती, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं। बिल्कुल पढ़ा था सर। लियोनिस कार्टियस जो है 1769 से लेकर के 1772 तक बंगाल का गवर्नर रहा था। इसके पहले बंगाल में एक सामान्य अधिकारी के नाते था, लेकिन बेहद बुद्धिमान था, समझदार था। इसीलिए लियोनिस कार्टियस ने ही सबसे पहले द्वैत शासन व्यवस्था का विचार दिया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसीलिए लियोनिस कार्टियस को बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। क्लियर हो गई? तो पहली लाइन लिखेंगे हम, लियोनिस कार्टियस को बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है, जबकि इससे प्रारंभ जबकि बंगाल में इसका प्रारंभ 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जनक का मतलब हो गया विचार देना, है ना? इसने ही सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेड ऑफिस जो कि मद्रास में था, वहां पर इस तरह का विचार दिया था कि हम बंगाल में शासन संचालन है तो इस तरह की व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को यह विचार अच्छा लगा, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल आया तो बंगाल में इसने इसे लागू किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसे समाप्त किसने किया था? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया था। लेकिन इसे 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने
समाप्त किया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अब एक साधारण सी भाषा में समझने की कोशिश करिए कि द्वैत शासन व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, एक सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करिए, व्हाट वाज द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, क्या होता है यह। ठीक है, क्या होता है लियोनिस कार्टियस के द्वारा दिया गया द्वैत शासन व्यवस्था। देखिए, मैंने क्या कहा कि प्रशासन है, भारतीयों से बोला जी प्रशासन तुम संभालो, राजस्व जहां फायदा होगा वो हम संभालेंगे। तो यही हुआ। इसके तहत राजस्व वसूल करने, सैनिकों का संरक्षण करने, विदेशी मामले जिन्हें हम दीवानी मामले कहते हैं, यह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रखी। वहीं शासन संचालन करने, जिसे हम निजामत के मामले कहते हैं, वो नवाब को दे दिए। भैया हमें नहीं पता शासन वासन चलाना। क्या ये बात क्लियर? हमें पता ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये ज्ञान ही नहीं था कि शासन कैसे चलाया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये काम किसको दे दिया? नवाब को दे दिया। तो 2 लाइन में लिख रहे हैं, इसके तहत राजस्व वसूली, ठीक है, सैनिकों का संरक्षण, वह विदेश विभाग के मामले, विदेश विभाग के मामले, यह दीवानी, यह कार्य दीवानी कार्य कहलाते थे। यह कार्य दीवानी दीवानी कहलाते थे मामले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रखे, जबकि प्रशासन संचालन या शासन संचालन का कार्य, जबकि शासन संचालन का कार्य, बताओ क्या कहलाते थे? निजामत, निजामत नवाब को दे दिए। शासन संचालन का कार्य नवाब को दे दिया, नवाब को दे दिया गया। समझ में आ गई क्या? यहाँ पर आपके 2 कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, मैं मान के चलता हूँ। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा दीवानी का कार्य, कि दीवानी क्या होता है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर हुआ होगा निजामत का कार्य, क्योंकि अक्सर दीवानी और निजामत में जो है ना, वह मेरे प्यारे विद्यार्थियों के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि यह आपके दोनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, कि दीवानी क्या होता है, निजामत का कार्य क्या होता है ना, ये बात थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब आइए हम थोड़ा इसको डिटेल में लेकर के चलते हैं कि यह हमारे लिए किस तरह से प्रश्न बनाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई कि द्वैत शासन व्यवस्था के बारे में एक सिंपल सी जानकारी क्या है, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव का क्या योगदान है, वॉरेन हेस्टिंग्स का क्या योगदान है, लियोनिड्स कार्टियस का क्या योगदान है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे इससे संबंधित एक प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि निम्नलिखित में से उस अंग्रेज का चयन करिए जो द्वैत शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। लियोनिस कार्टिस, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स।
याद रखना, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वह द्वैत शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है। तो तीन अंग्रेजों के नाम है। सबसे पहले लियोनिस कार्टियस है, यह द्वैत शासन व्यवस्था का जनक है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव है, जिसने बंगाल में से शुरू किया 1765 में। विचार दिया था लियोनिस कार्टियस ने, लागू किया किसने मेरे दोस्त, याद रखना, हमारे क्लाइव ने। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए अब एक बार और समझिएगा। कहा जाता है, इतिहास में ऐसा कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। भाई साहब, केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि हमें क्या करना है जी, व्यापार करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जो है करना है तो करना पड़ेगा ही सही। तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन संचालन करना उसका उद्देश्य ही नहीं था, उसको तो केवल और केवल व्यापार करना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन संचालन का कोई ज्ञान नहीं था, बिल्कुल 0% नॉलेज थी। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, भारतीय कर्मचारियों को मालगुजारी वसूल करने और न्याय करने का कार्य दिया कि भैया तुम अपने हिसाब से कर लो, है ना। यही कर्मचारी नायब नाजिम कहलाने लगे, जहां पर नायब का मतलब होता है उप, और नाजिम का मतलब होता है नवाब। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। तो मालगुजारी वसूल करने या प्रशासन शासन संचालन मान लीजिए। ठीक है, तो एक लाइन लिखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को, मैं वो बात नहीं लिखवा रहा हूं कि ये व्यापार करने के लिए भारत आई थी, फिर भारत की राजनीति में इतनी ज्यादा गहरी रुचि हो गई कि यह राज करने लगी। ये सब बकवास बातें हैं, ये हम जानते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? हम सीधी बात नो बकवास के सिद्धांत पर है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन संचालन का कोई ज्ञान नहीं था। परिणामतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी जिम्मेदारी, शब्दों में परिवर्तन कर रहा हूं, किसकी जिम्मेदारी, शासन संचालन की जिम्मेदारी भारतीयों को दी। यह भारतीय नायब नाजिम कहलाते थे। यहां पर ध्यान रखिएगा, नायब का मतलब क्या होता है, उप। जैसे वर्तमान में नहीं पढ़ते नायब तहसीलदार, ठीक है। और जो नाजिम शब्द आता है, इनके लिए सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, नवाब के लिए। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो यू कैन कंटिन्यू। इसके लिए हमारे पास दो किताबें हैं जो मैं तथ्य आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बिना फैक्ट के मैं आपसे कोई बात और कोई परिचर्चा नहीं करता हूँ। आई हैव अ फुल प्रूफ। पहला तथ्य हमारे पास आपको मिल जाएगा, भारतीय इतिहास कोश करके किताब आती है डॉक्टर सच्चिदानंद भट्टाचार्य की। दूसरी किताब भारतीय इतिहास कोश के नाम से आती है एस.एल. नागौरी और जितेश नागौरी की। आप इन दोनों किताबों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या कहलाए यह, याद रखिएगा, यह नायब नाजिम कहला। अब हमारे इतिहास में कुछ नायब नाजिम जो है वह बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, जिनकी चर्चा हम करते हैं। जैसे बंगाल के लिए नायब नाजिम, भाई तीन केंद्र थे ना, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था। ठीक है, बंगाल का केंद्र बिंदु क्या था, मुर्शिदाबाद था। बिहार का क्या था, पटना था। बंगाल का नायब नाजिम बना रजा खान, काफी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, यह निम्न बने या निम्न थे। नंबर 1 बंगाल,
नंबर 1 बंगाल का नायब नाजिम। बताओ किसे बनाया गया? डेट इज कोल्ड रजा खान। ठीक है, बंगाल का था यह। अच्छा, इसका केंद्र मुर्शिदाबाद। नंबर 2 बिहार का नायब नाजिम सिताब राय। सिताब राय। तीनों आपके सुमेलित करने वाले प्रश्न यहां पर बन सकते हैं। बिहार का केंद्र क्या था? पटना। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रजा खान है, बहुत लंबे समय तक यह नाजिम रहता है। ठीक है, शायद 1798 ईस्वी तक यह रहा था। कुल मिलाकर के बात यह है, जहां तक मेरी जानकारी में है, कि यह क्या कहते हैं, जब यह व्यवस्था समाप्त हो गई थी ना 1772 में, उसके बाद तक यह रहा था। ठीक है। उड़ीसा का नायब नाजिम बताएं कौन था? राय दुर्लभ, नाम सुना होगा, सबसे पहले पढ़ चुके हैं। सब अंग्रेजों के विश्वसनीय थे और भारतीयों के साथ इन्होंने दगाबाजी की थी। यानी कि जिसी का नमक खाया था ना, उसी के साथ इन्होंने नमक हलाली की थी, हरामी की थी। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया और प्रश्न का प्रारूप बड़ा गजब का था, कोई विद्यार्थी कल्पना ही नहीं कर सकता था छत्तीसगढ़ में कि बंगाल में 1765 से 1772 ईस्वी तक द्वैत शासन व्यवस्था रही। इस द्वैत शासन व्यवस्था के किस वर्ष अकाल पड़ा था? बताओ भाई साहब। आप, इसीलिए मैं अपने कंटेंट में सब चीजों को शामिल करता हूं, है ना, सब चीजों को शामिल करता हूं। याद रखना, इसी समय 1770 के आसपास जो है वह भयंकर अकाल पड़ा था, है ना, इतना भयंकर कि लाखों लोग मारे गए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? लिखिए, भाषा को चेंज करते हैं, द्वैत शासन व्यवस्था। बताओ कब से कब तक? भैया पता चला 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी, 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिक्स ने समाप्त कर दी थी। के दौरान 1770 ईस्वी में भारत में अकाल पड़ा था। भारत में अकाल पड़ा था। भारत में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। ठीक है, भारत में अकाल पड़ा था। ठीक है, अब देखिए साहब, यह एक व्यवस्था थी जो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए प्रारंभ की थी। द्वैत शासन व्यवस्था से ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत हो गई कि बस हम क्या कह सकते हैं, 1765 से 1772 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार और बंगाल जो है वहां से लगभग लगभग 3 करोड़ रुपए की माल गुजारी यानी कि राजस्व प्राप्त हुआ था। कितना? 3 करोड़ रुपया, बंगाल और बिहार। आप सोच के देखिए, जो बिहार और बंगाल एक समय था कि भारत की सभ्यता के केंद्र हुआ करते थे। ठीक है ना, हालांकि पूरा भारत भारत की सभ्यता का केंद्र था, लेकिन वो भी केंद्र थे। वो उनको गरीबी की हालत में पहुंचाने की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। क्या ये बात क्लियर हो गई? 3 करोड़ रुपए की माल गुजारी प्राप्त हुई थी। ठीक है, लिखिए, इस व्यवस्था से, इस
व्यवस्था से ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 से 72 ईस्वी के मध्य बंगाल व बिहार से, उड़ीसा की तो बात ही नहीं कर रहे, बंगाल व बिहार से लगभग, प्लस में ही मान के चलिएगा, लगभग 3 करोड़ रुपए की मालगुजारी यानी कि राजस्व प्राप्त हुआ था। 3 करोड़ रुपया। हाँ, मैंने भी यही कहा कि भारत के बजाय बंगाल का आना ठीक रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है राजेश। अगर आपको पता हो तो 3-4 दिन पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट क्लियर किया था कि प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान तक भारत के केंद्र कहाँ कहाँ रहे। याद है राजेश आपको? बताइए मेरे दोस्त। मैंने उस समय कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो हड़प्पा केंद्र बिंदु रहेगा, है ना, फिर मगध केंद्र बिंदु बनेगा, फिर पाटलिपुत्र केंद्र बिंदु बनेगा। ये चीजें क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि बेसिकली आधुनिक भारत की जब शुरुआत करते हैं ना तो शुरुआत ही बंगाल के इतिहास से ही करते हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखना। कहा जाता है कि इसी व्यवस्था से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी, नवाब नाम मात्र का शासक बना और शासन की सारी शक्तियां अंग्रेजों के हाथों में आ गई। क्या बात क्लियर हो गई? लिखिए। इसी व्यवस्था से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। नवाब नाम मात्र का शासक रहा, वह शासन की समस्त शक्तियां अंग्रेजों के हाथों में आ गई। ठीक है। कभी कभी एक बड़ा रोचक सवाल हमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक कौन था, व्हाट इज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है। तो कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शासन की जो स्थापना की थी, वास्तविक संस्थापक है वो रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। लिखिए। भारत में अंग्रेजी शासन का वास्तविक संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना
जाता है। ठीक है, मैं रॉबर्ट क्लाइव जो है वास्तविक संस्थापक था। क्लियर। अब देखो क्या कहा जाता है कि 1765 से 1772 तक भारत में द्वैध शासन व्यवस्था रही। इसके संदर्भ में बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं जॉर्ज कॉर्नवाल, आपने नाम सुना होगा। वो लिखते हैं कि मैं पूरे यकीन के साथ यह कह सकता हूं कि इस अवधि तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से ज्यादा, या ऐसा कहा जा सकता है इस अवधि के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार, झूठी सरकार और बुरी सरकार संसार के किसी दूसरे देश में नहीं थी। आप सोच के देखिए, इतनी ज्यादा भ्रष्ट थी, झूठी थी, झूठ के पुलिंदे पर कायम थी। कभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी वह शाह आलम से मिलती, कभी बंगाल के नवाब से मिलती, कभी अवध के नवाब से मिलती, कभी क्या करती, समझ में नहीं आ रहा था। और बेहद ही बुरी सरकार थी। भारतीयों का शोषण, इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया कि भारतीयों की चमड़ी तक निकाल लेते थे। आप क्या बात करते, ठीक है ना। लिखिए, इस व्यवस्था के बारे में इतिहासकार जॉर्ज कार्नवाल ने लिखा है कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि साथ कह सकता हूं कि 1765 से 72 ईस्वी के दौरान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार जैसी कि भाई भारत में इस अवधि तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी ना, है ना, सरकार से ज्यादा, है ना, सरकार से ज्यादा भ्रष्ट, झूठी व बुरी सरकार संसार के किसी अन्य देश में नहीं थी। संसार के किसी अन्य देश में नहीं थी। आप सोच के देखो। अब इसमें केवल और केवल क्या सवाल बनेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भ्रष्ट, बुरी और झूठी सरकार किसने कहा है? तो इतिहासकार हुए हैं जॉर्ज कॉर्नवाल, इनके द्वारा यह बात कही गई थी। कभी पढ़ा है आपने? के एम पन्नीकर ने तो इस अवधि को डाकुओं का शासन लिखा है ना। परसिवल, एक इतिहासकार हुए हैं परसिवल स्पीयर, वो तो इसे खुली और बेशर्म लूट बताते हैं। ठीक है ना। लिखिए, के एम पन्नीकर ने, के एम पन्नीकर भारत के बहुत बड़े एक इतिहासकार हुए हैं, ने इस अवधि को खुली और क्या कहते हैं डाकुओं का शासन कहा है। इस अवधि को डाकुओं का शासन कहा है।
वहीं पर्सिवल स्पीयर खुली और बेशरम लूट बताते हैं। लिखिए पर्सिवल स्पीयर ने इसे खुली व बेशरम लूट बताया। लिख लो, खुली और बेशरम लूट जो है वह बताया है। ठीक है, लिख लिया। तो ये था हमारा द्वैत शासन, लेकिन मेरा मन है कि मानता नहीं, बड़ा चंचल मन है सर में, है ना। और हमेशा सोचता हूँ कि विद्यार्थियों को ऐसा गजब का पढ़ा दूं कि बस सिलेक्शन होकर ही रहे उनका। हमेशा केवल एक ही बात सोचता हूँ, पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूँ। तो कल कुछ बातें पढ़ रहा था, सोचा जी आपको बता ही देता हूँ, लगे हाथ। बंगाल तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक आपने पढ़ा होगा श्वेत विद्रोह क्या था, है ना। देखो श्वेत विद्रोह क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के समय बेसिकली 1766 ईस्वी में जो युद्ध काल की अवधि चल रही थी, उस दौरान सैनिकों को दोहरा भत्ता मिलता था। दोहरे भत्ते का मतलब है कि अगर जो सैनिक युद्ध में जाएगा, उस सैनिक को 5 रुपए की जगह 10 रुपया मिलेगा। 5 रुपया पहले से मिलता था, उसको बढ़ा करके 10 रुपया कर दिया गया। भाई सैनिक पूरे परिवार को छोड़ करके युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जा रहा है, क्या पता भैया वापस आए या नहीं आए। तो एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि भत्ते को डबल कर दिया, जैसे 5 रुपए थे तो 10 रुपया कर दिया, किसी का 10 था तो 20 कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा गलत, हम इसे बंद कर रहे हैं। 1766 में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, है ना। सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। भाई एक बात बताओ, आपकी तनख्वाह जो है वह 100 रुपए है, 100 से बढ़ा करके सरकार ने 125 रुपए कर दी, तो क्या वापस कम की जा सकती है? क्या नहीं सर, गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं किया जा सकता, प्राइवेट में कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परिणामतः सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, इसे ही श्वेत विद्रोह कहा जाता है। तो एक हेडिंग लिख लीजिए यहाँ पर, अन्य तथ्य। मैं इसे सामान्यतः रोचक फैक्ट कहता हूं, है ना। पहला नंबर 1, रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ा बदमाश आदमी था, ने 1766 ईस्वी में युद्ध काल के दौरान सैनिकों को मिलने वाले दोहरे भत्ते को समाप्त कर दिया। ठीक है, परिणामतः सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, इसे श्वेत विद्रोह या व्हाइट रिवोल्ट
क्या कहते हैं, सैनिक विद्रोह, सॉरी श्वेत विद्रोह या व्हाइट रिवोल्ट कहते हैं। क्लियर हो गई? क्लियर। साथ ही रॉबर्ट क्लाइव जैसा अफंडी आदमी नहीं देखा, राजस्थानी भाषा में शब्द ना अफंडी, अफंडी का मतलब बदमाश आदमी, ऐसा बहुत बदमाश आदमी था है ना, जिसने कहा एक काम करो, पहले सेना एक जगह रहा करती थी ना बंगाल में, बोला जी 3 जगह कर दो। कहां कहां करो जी? इलाहाबाद में कर दो, मुंगेर में कर दो और बांकीपुर में कर दो। तो सेना को इसने 3 भागों में बांट दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने सेना को 3 भागों में बांट दिया। देखो सबसे पहले नंबर 1 इलाहाबाद, दूसरी मुंगेर और तीसरी याद रखना बांकीपुर पटना। कांग्रेस का एक बांकीपुर अधिवेशन होता है, आपको कमेंट करके बताना है कि बांकीपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना था। लिख लो। ठीक है, यहां तक कोई समस्या अगर आपको हो तो कमेंट करिए। ये हमने पढ़ा बंगाल की द्वैत शासन व्यवस्था। ठीक है, एक बार हम फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं कि आखिरकार द्वैत शासन व्यवस्था क्या होती है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। लियोनिस कार्टियस को बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। इसने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की मद्रास हेडक्वार्टर में इसका एक विचार व्यक्त किया था कि हमें ऐसा काम करना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव इसे सबसे पहले लागू कर देता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स समाप्त कर देता है। इसके तहत राजस्व वसूली, सैनिकों, संरक्षण, विदेश विभाग के मामले, जिनको दीवानी कहा करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रखे। शासन संचालन का कार्य जो है वह नवाब को दे दिया, भाई तू संभाल। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन संचालन का कोई ज्ञान नहीं था, परिणामतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे भारतीयों की जिम्मेदारी दी। यह भारतीय नायब नाजिम कहलाते थे। यही प्रश्न अभी स्कूल व्याख्याता में पूछा भी गया था। ठीक है, क्या कहलाते थे? नायब नाजिम कहलाते थे। नायब का मतलब होता है उप, नाजिम का मतलब नवाब। जैसे बंगाल का नायब नाजिम रजा खान को बनाया, बिहार का नायब नाजिम सिताब राय को, उड़ीसा का राय दुर्लभ को। द्वैत शासन व्यवस्था के दौरान 1770 में अकाल भी पड़ा था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, लगभग 3 करोड़ रुपए का राजस्व वह प्राप्त करता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी व्यवस्था में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। नवाब नाम मात्र का शासक रहा, शासन की समक्ष शक्तियां अंग्रेजों के हाथों में रही। अंग्रेजी शासन का वास्तविक संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। इस व्यवस्था के बारे में इतिहासकार जॉर्ज कॉर्नवॉल ने लिखा है कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि 1765 से 72 के दौरान भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, उससे ज्यादा भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार संसार के किसी अन्य देश में नहीं थी। के एम पन्नीकर ने इसे डाकुओं का शासन, तो पर्शिवल स्पीयर ने खुली और बेशर्म लूट कहा है। ठीक है, कुछ अन्य तथ्य। रॉबर्ट क्लाइव ने 1766 से ईस्वी में युद्ध काल के दौरान सैनिकों को मिलने वाले दोहरे भत्ते को समाप्त कर दिया। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, इसे श्वेत विद्रोह कहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने सेना को 3 भागों में बांटा, इलाहाबाद, मुंगेर और बांकीपुर। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, क्लियर। यहां तक मैं मान के चलता हूं कि इतिहास में द्वैत शासन व्यवस्था जो अब तक आप लोगों की क्लियर नहीं थी, वह पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कमेंट करिए एक बार।